कहते हैं पड़ोस में तबाही मची हो तो आप उससे अछूता नहीं रह सकते। बांग्लादेश वाली हालत भारत में हो सकती है, ये कई लोग कह रहे हैं, लेकिन 5 मोर्चों पर हिंदुस्तान कैसे घिरा है ये शायद आपने नहीं सुना होगा। 29 अगस्त की शाम जब हमने ये खबर पढ़ी कि अडानी हिंडनबर्ग की हवा निकालते हुए भारत के नंबर 1 अमीर बन गए हैं, तो दिमाग में एक ही बात आई कि क्या अडानी ये उपलब्धि हासिल कर खुश होंगे? तो इसका जवाब है हाँ और नहीं, दोनों। और ऐसा क्यों है, इसे समझने के लिए हिंदुस्तान किन 5 मोर्चों पर घिरा है ये जानना जरूरी है। मोदी जब लाल किले से कहते हैं चुनौतियां बड़ी हैं, तो उसका मतलब इन चुनौतियों से भी था। पहली चुनौती है आर्थिक मोर्चा, दूसरा है राजनीतिक मोर्चा, तीसरा कूटनीतिक मोर्चा, चौथा सामाजिक मोर्चा और 5वां धार्मिक मोर्चा। अब एक एक कर इस मोर्चे की हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन मोर्चों पर हमें लड़ने की ज़रूरत है। आर्थिक मोर्चे पर भारत को घेरने के लिए सबसे पहले हिंडनबर्ग ने अडानी को निशाना बनाया। पहले एक रिपोर्ट छापी जिससे अडानी किसी तरह उभरे, तो कुछ दिनों पहले दूसरी रिपोर्ट भी जारी कर दी ताकि भारत के शेयर मार्केट के शेयर को सुस्त किया जा सके। लेकिन हुआ उल्टा। जिस दिन रिपोर्ट आई उसके अगले दिन शेयर मार्केट बूम पर था। जॉर्ज सोरोस की कंपनी को अरबों का नुकसान हुआ और अब अडानी ने अमीरों की सूची में पहला स्थान हासिल कर ये बता दिया कि ऐसी साजिशों से हमारे पांव फिसलेंगे नहीं, बल्कि और मजबूत होंगे। भारतीय बाजार गिराने का सपना देखने वाले अपनी हरकतें छोड़ दें। अब ये पहले का भारत नहीं है जहां अरबपतियों की संख्या गिनी चुनी है, बल्कि इस मामले में हम चीन से भी आगे निकल चुके हैं। भारत में अरबपतियों की संख्या में पिछले 1 साल में 29% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि चीन में 25% संख्या कम हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आर्थिक मोर्चों पर अभी संकट कम हो गया है। देश के अलग अलग इलाकों में जाली नोटों का इतना बड़ा कारोबार चल रहा है जिसे रोकना बेहद जरूरी होगा। पाकिस्तान इस बार मदरसों को जाली नोटों का अड्डा बना रहा है, जिसे प्रयागराज पुलिस ने पकड़ा तो दिल्ली तक हड़कंप मच गया। आर्थिक मोर्चे पर भारत के सामने चुनौती ये भी है कि दुनिया जब मंदी के दौर से गुजर रही है, हम अपने बाजार को कैसे मजबूत रखें। लेकिन इससे भी बड़ी चुनौती राजनीतिक मोर्चे पर है। राहुल गांधी अब खुलकर कहने लगे हैं देश को नया पीएम मिल जाएगा। विपक्षी दलों के नेता विदेशी राजनयिकों से मुलाकात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर हैदराबाद तक ये प्लान बना रहा है कि कैसे भारत को बांग्लादेश बनाया जाए। लेकिन राजनीतिक मोर्चे पर खेल करना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि ये हिंदुस्तान है जहां की पब्लिक सारे खेल को जानती है। ये बात विदेशों में बैठे भारत के विरोधी भी जानते हैं। शायद इसीलिए कूटनीतिक मोर्चे पर भी भारत के खिलाफ तमाम तरह का एजेंडा चलाया जा रहा है। ये नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है कि भारत की विदेश नीति ठीक नहीं है। इस बात को मोदी इतने बेहतर तरीके से समझ चुके हैं कि विदेशियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने के मिशन पर निकल पड़े हैं। चाहे वो रूस यूक्रेन का दौरा हो या आने वाले दिनों में होने वाला अमेरिकी दौरा, वो सब कूटनीतिक मोर्चे पर दुनिया को जवाब देने की कोशिश है। क्योंकि अब ये वक्त सिर्फ जयशंकर की तरह सीधे बोलने का ही नहीं, बल्कि जैसे को तैसा करके दिखाने का भी है। पर कहते हैं आप कूटनीतिक चालें तभी शानदार चल पाएंगे जब आपके यहाँ समाज इसमें आपका भरपूर साथ दे। आज भारत के समाज को 3 हिस्सों में बांटने की कोशिश हो रही है। पहला वो जिसे देश और देश का विकास चाहिए, दूसरा वो जिसे किसी भी कीमत पर मोदी नहीं चाहिए, और तीसरा वो जिसे राष्ट्रवाद या देश से नहीं बल्कि अपने फायदे से मतलब है। जब तक विकास को पसंद करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी, कोई भी विदेशी ताकतें जो देश का माहौल खराब करना चाहती हैं कभी सफल नहीं हो पाएंगी। इसीलिए वो समाज की बजाय धर्म पर चोट करने की भी कोशिश में लगे हैं, जिसमें टोपी वाला बनाम तिलक वाला के साथ साथ मिशनरी की भी एंट्री हो रही है। इस बात को योगी ने चुनाव से पहले ही भांप लिया था, इसीलिए पहले 80 बनाम 20 वाला बयान दिया और अब कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। अब किसी मुख्यमंत्री को ऐसा कहना पड़ रहा है तो आप खुद समझिए हालात कैसे हैं और देश किन मोर्चों पर घिरा है। हो सकता है कुछ लोग इस बयान को गलत बताएं, सांप्रदायिक बताएं,
लेकिन एकता की बात कहना भी लोगों को गलत क्यों लग रहा है? सच्चाई यही है कि पांचों उंगलियों को मोड़कर मुट्ठी बनाएंगे तो ज़्यादा मजबूत रहेंगे, बजाय उंगलियां अलग अलग रखने के।